नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के एससी सेल ने एक बड़ा प्रोग्राम अभी शुरू करने जा रही है जिसका नाम है लोकतंत्र का अस्तित्व। लोकतंत्र का अस्तित्व कहा जा रहा खतरे में है। आपने देखा पूरे देश प्रदेश में किस तरह का माहौल बना है, खास करके उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलित उत्पीड़न हो रही है और सरकार उस पर एकदम मूक दर्शक होकर बैठी है, तो सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। तो चंडीगढ़ में ये सम्मेलन हो रहा है। जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एससी सेल के डॉक्टर नितिन राउत, जो कि महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर भी हैं, वो कुछ देर में यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे। साथ में उनके जो कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं श्री पवन कुमार बंसल, वो भी शिरकत करेंगे। तो आपको सीधे ले चलते हैं। चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम हो रहा है। चंडीगढ़ इसलिए क्योंकि कुछ दिन बाद ही यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और उस नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी से मुस्तैद खड़ी हो गई है। और आपको सीधे ले चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। और के अनुसूचित विभाग के चेयरमैन और हमारे पंजाब की तुहिरवा, जिन्होंने पंजाब को कांग्रेस में, हिंदुस्तान में गौरव दिलवाया, पवन बंसल जी, जिन्होंने गवर्नमेंट में अलग अलग पदों पे रहते हुए, पार्टी में अलग अलग पदों पे रहते हुए बहुत मेहनत से काम किया। मैं सर का भी यहां पे धन्यवाद करता हूं। और यहां पे हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुभाष चावला जी और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के हमारे महिला विंग के प्रधान चेयरमैन मैम रितु जी, सुरेश जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे छोटे भाई धर्मवीर जी और उनकी समूची टीम, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खासतौर पर धर्मवीर जी को बधाई देता हूं, उनके डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इतनी बारिश में भी जो इतना विशाल इकट्ठ, जो आपका इतना बड़ा समूह इकट्ठा किया है, उसके लिए मैं अपने छोटे भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि धर्मवीर जी भी बोल रहे थे, आज जो भारत जो हालात है, जो क्राइम रेट है, जो नेशनल रिकॉर्ड से क्राइम बहुत कई गुना, और अगर बात करें तो हर 10 मिनट में एक अत्याचार दलितों पे हो रहा है। और जो केंद्र सरकार है
लगातार लोकतंत्र की, संविधान की लगातार हत्या हो रही है। और अभी आपने किसानों का लखीमपुर में जैसे बहुत ही निर्दयता से किसानों को कुचला, सो पूरे हिंदुस्तान बड़ा है, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उसके खिलाफ खड़े होना होगा। उसके खिलाफ अगर कोई खड़े हो सकता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो सकती है, हमारे राहुल गांधी जी खड़े हो सकते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी खड़े हो सकते हैं। और आज पंजाब के लिए जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया है वो एक इतिहास है। जैसे एक दलित को सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, चरण को मुख्यमंत्री बनाया, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। और अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकता है। सो मैं कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जी का और हमारे अनुसूचित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन नितिन राउत जी, जिनका बहुत बड़ा जी को सीएम बनाने में जिनका बहुत बड़ा रोल आता है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं। ज्यादा सारा ना लेता हुआ मैं सब प्रबंधक जितने भी हमारे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे भाई हिमाचल प्रदेश से सुरेश जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और यूथ कांग्रेस में हमारे साथ रहे हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो जरूर सभी साथियों को संबोधित करेंगे। बहुत आदर योग्य माननीय श्री नितिन राउत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन, बहुत आदर योग्य श्री पवन बांसल जी, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं। आदर योग्य चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चावला जी, मेरे साथी पंजाब प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष व चब्बेवाल से एमएलए राजकुमार चब्बेवाल जी, हमारे युवा कांग्रेस के समय के साथी एचएस लक्की जी, यहाँ आपके प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर भाई बहन रितु चौधरी जी, उपस्थित यहाँ सभी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण व उपस्थित सभी कांग्रेस के साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों व नौजवानों, आज मैं आप सब लोगों की बधाई देना चाहता हूं कि आज इस विकट परिस्थिति में जहां मौसम इतना खराब है, इस परिस्थिति में भी आप इतनी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। ये वाकई आपका जो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण है और यहाँ के जो हमारे नेता हैं पवन बांसल जी और डॉक्टर नितिन राउत जी, इनके लिए जो आपके मन में प्यार है, ये इस चीज को दर्शाता है। साथियों, आप सबको बधाई इस बात की है और धन्यवाद हमें करना है आज डॉक्टर नितिन राउत जी का और पवन बांसल जी का, कि जिनके अथक प्रयासों से और जिनकी सोच की वजह से आज इतना बड़ा गौरव हमारे दलित समाज को पंजाब के अंदर चन्नी जी के रूप में मिला है। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज पूरे
हिंदुस्तान के अंदर जो चन्नी जी की नियुक्ति के बाद दलितों के लिए जो सम्मान मिला है, इसको जितना भी शब्दों में हम बात कहें वो कम होगी। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनी है, तब से दलितों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले हैं वो बढ़े हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। आज संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। आज हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आज हमारे अधिकारों के हनन किए जा रहे हैं। हमारी माता बहनों के साथ जो है वो ऐसी वारदातें हो रही है। हम आज इस मंच के माध्यम से ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी दलित, जो दलित विरोधी चेहरा आज हिंदुस्तान में सामने आया है, इसके साथ हमने बड़े मुकाबले के साथ लड़ना है। आज पंजाब के अंदर चंडीगढ़ को हम एक छोटा पंजाब, एक छोटा हिमाचल और एक छोटा हरियाणा का रूप देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो इसको जहाँ ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, वहाँ ये चंडीगढ़ के लिए भी सम्मान मिला है और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान मिला है। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमने आज हमारे वरिष्ठ नेता है इनको सुनना है। आप लोगों ने इनका स्वागत करना है। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर ऐसे सफल आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं और भाई धर्मवीर को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूं कि आपके जो प्रयास है वो सफल रहे। और आप लोगों को इस बात का भी गौरव होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा नेतृत्व है और भाषण जी के रूप में जो हमारी बात को तुरंत सुनते हैं, इनके मन में हमारे लिए दलितों के लिए विशेष प्यार है। कोई भी बात हम जब इनके पास लेके जाते हैं वो तुरंत जो है हमारी बात मानते हैं और ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि ऐसे नेता आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बार सुने सांसद जी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएं यहाँ पे आई, आज करवा चौथ का व्रत है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आप पधारी है, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। चंडीगढ़ की आन बान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री श्री पवन बांसल जी, आज के इस एससी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र से चलकर आए ऑल इंडिया के चेयरमैन आदरणीय श्री नितिन राव जी, चंडीगढ़ एससी डिपार्टमेंट की अखिल भारतीय इंचार्ज रितु चौधरी जी, पंजाब से एमएलए श्री राजकुमार जी, मंच के संचालन कर रहे भाई हरमनिंदर सिंह लक्की जी, सामने बैठे भाई और बहनों, थोड़ा मौसम की वजह से आज इतना शानदार प्रोग्राम थोड़ी उसमें विघ्न पड़ा है, लेकिन ये भी कहते हैं साथियों कि जिस कार्यक्रम में भगवान इंद्र की मेहरबानी हो जाए फिर वो प्रोग्राम बहुत शान से आगे चलता है, बहुत तरक्की करता है। तो आज हमारा ये भी सौभाग्य है कि भगवान खुद खुश होकर आज आसमान से भी हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। साथियों, राव जी, मैं थोड़ा आपको चंडीगढ़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ के करीब यहाँ 7 लाख की वोट है चंडीगढ़ में।
एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद ना कोई यहाँ पंचायत है, ना कोई जिला परिषद है, ना कोई और है। एक नगर निगम ही एक हमारी संस्था है जिसका भी चुनाव दिसंबर के महीने में यहाँ पे होने जा रहा है। और हमारे लिए उसकी उतनी ही महत्ता है जितनी आने वाले 5 राज्यों के जो होने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी उतनी ही महत्ता है। और सबसे बड़ी बात कि आज में कई बार ऐसा हुआ है कि जब चंडीगढ़ के नगर निगम में हमारी जीत हुई है तो साथ में फिर पंजाब की भी जीत हुई है, साथ में उत्तराखंड की भी जीत हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के ऊपर भी उसका असर पड़ा है। क्योंकि ये ऐसा एक चंडीगढ़ राज्य है जिसमें भारतवर्ष के हर प्रदेश से आकर लोग यहां बसे हैं। इसको एक मिनी भारत कहा जाता है और इसमें जो रुझान होता है नगर निगम के चुनाव का, वही रुझान जाके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में देखा गया है। इस 7 लाख वोट में भी नितिन जी यहां करीब करीब 70 से 80 हजार वोट जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की है और उसमें 70-80% वोट जो है वो हमारे वाल्मीकि भाइयों की है। और जिस दिन से ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी 1966 से बना है, हमें इस बात का गर्व है कि लगातार यहां का एससी समाज कांग्रेस के लिए ही वोट करता रहा है। और यही एक कारण है कि जब इतने बड़े समाज की इन ब्लॉक वोट कांग्रेस को मिलती है, हम लगातार जीतते आए। ज्यादातर समय यहां पर चंडीगढ़ के ही मेंबर पार्लियामेंट रहे। एक गड़बड़ हुई 2014 में, उस वक्त हमें यहां हार का मुंह देखना पड़ा। कारण एक ही था कि यहां एक पार्टी नहीं आई जिसने काफी हिंदुस्तान में एक नए बदलाव की राजनीति की थी। और जो आपने सारा देखा होगा, जो आंदोलन किया, देश में ये किया वो किया, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट उतारा वो जीता तो नहीं यहां, लेकिन वो वोट काफी ले गया, 1 लाख के करीब वोट ले गया और उसकी वजह से चंडीगढ़ कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके पीछे भी एक कारण था कि उनको चुनाव निशान झाड़ू था। बहुत से लोगों ने इस बात को सोचते हुए कि पता नहीं ये हमारी ही पार्टी आ गई है और उसका चुनाव निशान झाड़ू है, बहुत से लोगों ने उसको वोट दे दिया। लेकिन वो भ्रम बहुत जल्दी निकल गया। उसी पार्टी ने 2019 का भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और जब 1 लाख वोट मिलने वाली पार्टी को 2019 में 13,000 वोट मिले। लोगों में जो एक भ्रम बन गया था वो एकदम से 5 साल में निकल गया। और जो लोकतंत्र के जो अधिकारों की रक्षा की बात है, वो आज अगर उसकी कोई मिसाल हो कि यहां कैसे उसका हनन किया जा रहा है तो वो चंडीगढ़ है। देश के हालात क्या है, देश में हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों पे कहां कहां अत्याचार हुए, कैसे कैसे उनको कत्लेआम किया गया, कैसे कैसे बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, कैसे बलात्कार होने वाली बच्ची की लाश तक जला दी गई, सब चंडीगढ़ वासी जानते हैं। लेकिन जो यहां जो एक मार पड़ी, क्योंकि सारा का सारा एससी समाज, इसमें 90% जो एससी समाज है वो कॉलोनियों में रहता है। सबसे पहले यहां इस मौजूदा बीजेपी की एमपी ने एक आदेश लागू करवाया कि यहां आज के बाद मिट्टी का तेल नहीं बिकेगा। गरीब आदमी के पास कॉलोनी में एक साधन था कि हम किसी मार्केट से जाके आधा लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर तेल लेके अपना घर तक राशन बना ले। बहाना क्या चाहा गया कि नहीं आप सिलेंडर लीजिए, हम आपको फ्री सिलेंडर देंगे। लोगों को एक कहावत डाल दी गई कि 350 रुपए का सिलेंडर है, एक बार सिलेंडर फ्री ले लो। और आज जो स्थितियां बन गई हैं राहुल जी, वो 350 वाला सिलेंडर आज 1,000 से ऊपर क्रॉस कर गया। अब तेल भी बंद कर दिया, लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। अब गरीब खाना बनाए तो कैसे बनाए, ये सबसे बड़ी मार हमें दी गई है चंडीगढ़ से। दूसरा फैसला और किया हमारे, जिसमें सबसे ज्यादा वाल्मीकि भाई और एससी समाज को नुकसान हुआ कि चंडीगढ़ में कांग्रेस के समय में हर आदमी को हमने राशन कार्ड दिया हुआ था। वो अपनी
जरूरत के मुताबिक जितना उसको भरपूर 1 महीने का राशन चाहिए था, उस राशन कार्ड से लेकर राशन के डिपो पे जाके अपना राशन ले सकता था, उसका पूरा गुजारा चलता था। लेकिन यहां फैसला क्या किया कि अब डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, बैंकों में भेजा जाएगा। और वो कितना दिया? 199 रुपये महीना। और इस सरकार से पूछे कोई, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेताओं से पूछे कोई कि 199 रुपये तो आप जब किसी होटल में खाना खाने जाते हो वहां टिकट दे देते हो, ये गरीब आदमी 199 रुपये अपना पेट कैसे भरेगा? और वो जो 199 रुपये है वो 1 महीने में नहीं मिलता, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी 4 महीने के बाद मिलता है। एक स्कीम 1966 में चंडीगढ़ में चल रही थी। राव जी के जो भी हमारा गरीब आदमी किसी कॉलोनी में अगर बस गया, 1-2 साल के बाद हम उसका राशन कार्ड बनाते थे, उसकी वोट बन जाती थी, उसको और प्रूफ मिल जाते थे, और फिर उनको हम मकान के लिए एलिजिबल मानते थे। हजारों नहीं, बहुत हजारों हजार मकान कांग्रेस के समय में इन गरीब आदमियों को दिए गए। और जिसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला था वो एससी समाज के लोगों को मिला था, क्योंकि रहते ही वही थे कॉलोनियों में। और सबसे ज्यादा जो मकान अलॉट हुए हैं वो कार्यकाल था पवन बंसल जी का। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेके आए पवन बंसल जी। 8,000 मकान मरोआ में जाके बंसल जी ने अपने हाथों से चाबियां दी थी, आप सबको याद होगा, है नहीं है? 2013 के बाद 14 में चुनाव हार गए हम पार्टी, दूसरी सत्ता में बीजेपी आ गई। उसके बाद वो स्कीम बंद कर दी गई। आज वो स्कीम नहीं है चंडीगढ़ में। और मैं आपसे कहता हूं साथियों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके सामने आएंगे। आपने सवाल करना है कि पहले बताइए कि जो स्कीम कांग्रेस ने इस देश में 50 साल चंडीगढ़ में चलाई थी, जिसमें मकान मिले थे, आज वो चल रही है नहीं चल रही? क्योंकि नहीं चल रही मैं बताता हूं। उसके बाद जो 1000 मकान बीजेपी ने लॉन्च किया है वो किराए में किया है, 3000 रुपये महीना किराए में। आज बताइए, इस कोरोना ने वैसे ही हमारी कमर तोड़ दी, नौकरियां चली गई। जो नौकरियां मिल रही हैं उसमें 30% कट लग के मिल रहा है। ज्यादातर लोग कॉलोनियों वाले सड़कों के किनारे बैठ के कोई केले बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई साइकिल पंचर लगाता है। 1.5 साल कोरोना की वजह से उनके काम बंद रहे। अगर 8-10 हजार रुपये महीना कमाता है तो साथियों, अगर 3000 रुपये महीना उसको किराया देना पड़ जाए तो क्या अपना वो गुजारा करेगा? ये हमारे साथ लोकतांत्रिक हमारे अधिकार थे, जिसका कांग्रेस ने समय समय पर एक नारा था इंदिरा जी का, हर घर में राशन, हर घर में छत, हर घर में शिक्षा, हर घर में खाने का अधिकार। ये सोनिया जी के सारे आपको प्रोग्राम आपको पता होगा, लेकिन ये सारे प्रोग्राम चंडीगढ़ में बंद कर दिए। आज मैं आपसे कह सकता हूं, नितिन जी बैठे हैं, बंसल जी बैठे हैं, कांग्रेस को सत्ता में लाइए। सबसे पहले करेंगे लोगों को, जो लोग बैठे हैं उनको मकान दिए जाएंगे और उसी शर्तों पे दिए जाएंगे, उनको मनवा में दिए। राशन की व्यवस्था पुराने सिरे में लाई जाएगी। और एक सबसे बड़ी मार जो आपको दी है साथियों, पानी के रेट। इस कोरोना काल में आप अखबारें पढ़िए, बहुत किस्से काने, चाहे वो बीजेपी की भी हो या कांग्रेस की हो, लोगों ने या तो पानी के रेट कम किए हैं या मुफ्त कर दिए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने भी आपने देखा होगा सिर्फ 50 रुपए बिल कर दिए हैं। और इस कारपोरेशन ने चंडीगढ़ में, जिसका 2000 रुपये बिल आता था, अब उसको 600 रुपया और देना पड़ता है, 2600 रुपया बिल। ये 6000, 3 गुना, और 600 रुपया उसके ऊपर सीवरेज सेस लगा दिया। मतलब जिसका 2000 बिल आता था, अब उसको 3600 रुपया बिल आ रहा है, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगा। ये जो अधिकार छीने जा रहे हैं, ये सोची समझी साजिश है। उनको मालूम है कि ये ऐसी क्लास है, गरीब क्लास और ऐसी क्लास, ये जितना मर्जी हम कर ले, ये वोट कांग्रेस को देंगे। एक कमर तोड़ने की एक साजिश कर रही है सरकार। ये लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार है उसको छीन रही है।
इसलिए राहुल जी मेरी आपसे विनती है कि चुनाव के समय में एक बार फिर चंडीगढ़ में आइए, अपनी पूरी टीम भेजिए और इस समाज में जागरूकता लाने। वैसे तो चंडीगढ़ पढ़ा लिखा शहर है, इसमें हमारे चाहे 80 भाई हो चाहे दूसरे हो, सब पढ़े लिखे हैं। इस वक्त लिटरेसी रेट बहुत ऊंचा है इस क्लास में भी, लेकिन फिर भी इस चुनाव को बंसल जी मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा, हम इस चुनाव को लोगों चुनाव समझ के, शायद कांग्रेस कमेटी इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देती। पिछले चुनाव के अंदर यहां पर 2 बार अमित शाह आए, अरुण जेटली आए, जेपी नड्डा आए, हिमाचल के मुख्यमंत्री आए, और हम कांग्रेस से कई बार कहा था कि कुछ बड़े नेताओं को भेज दो। जो पीछे हो गया बंसल जी, इस बार हमें इस इलेक्शन को हर हालत में जीतना है। और जीत हमारी, जिस तरह की गालियां, आप अंदाजा लगाइए भाइयों, 1.5-2 साल पहले नारा क्या लगता था, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आज क्या हो रहा है? कौन सी गाली है जो मोदी को नहीं निकल रही? कौन सा वर्ग है? महिलाएं दुखी, स्टूडेंट दुखी, व्यापारी दुखी, हर वर्ग जब दुखी हो। आज कोई टीवी पे मोदी जी का जब भाषण आता है ना, तो टीवी बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं छोड़ो पापा, इसको बहुत सुन लिया। ये हालात जब देश की हो जाए तो फिर ये अंदाजा लगता है कि अब कांग्रेस इस देश में राज करने वाली अब हालत ये है भाइयों और बहनों, जितना मेरा तजुर्बा है 30-35-40 साल हो गए हैं मुझे, इस बार चंडीगढ़ की जनता कांग्रेस को वोट देना चाह रही है। लेनी है, कैसे लेनी है ये आपके ऊपर मुनसर करता है। ये आपने तय करना है कि हमने वोट कैसे लेनी है, और उसका तरीका एक ही है कि एससी समाज में चंडीगढ़ में 7 सीटें हैं, और हमारे लिए खुशी की बात भी है कि कैंडिडेट कम से कम 250-300 है। अब एक 7 को ही मिलनी है, 35 दूसरी है, सारी मिला के 35 को ही मिलनी है। कल से हम आवेदन ले रहे हैं, जिसने चाहते हैं लड़ना वो आवेदन कर दे। मुझे उम्मीद है कि हर सीट से 10-15 आदमी आवेदन करेंगे, लेकिन मिलनी को एक ही है ना। ये तय करना है आपने कि 9 आदमी उसके अवरोध करेंगे बाद में, या 9 मिलके काम करेंगे। अगर साथियों 10 में से 1 को मिल गई और 9 उसके पक्ष में काम करेंगे, तो मेरा विश्वास हम 35 की 35 सीटें जीतेंगे। और ये कहावत है, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, हमें बीजेपी नहीं हरा सकती। ये भ्रम हमें तोड़ना है चंडीगढ़ से। एकता के साथ चुनाव लड़ना है, ये सोच के चुनाव लड़ना है कि वो नहीं मैं लड़ रहा हूं। हम सबका चुनाव निशान हाथ होगा, हमारे नेता पवन बंसल जी होंगे, और 35 की 35 सीटों में करके हम मेयर बनाएंगे। तो ये कुछ शब्द थे मेरे बंसल जी। और राहुल जी, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि इस चुनाव में जहां भी आप बात करें, इसकी गंभीरता क्या है इस चुनाव का, इसका मकसद क्या है, और इसका असर क्या होगा दूसरे स्टेटों पे, उसका जिक्र राष्ट्रीय राजनीति में जो हमारे बड़े नेता हैं उनसे सामने करें। आपका पुण्य इस कांग्रेस दफ्तर में आज हमारा भाग्य है कि आप जैसे बड़े नेता महाराष्ट्र से चल के आए हैं। बंसल जी का मार्गदर्शन तो हमें हर रोज मिलता है। इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको शायद मालूम ही नहीं है। हम कई बार समझते हैं कि बंसल जी हमारे घर के अंदर, एक बार मेरे साथ दिल्ली चलना। क्या क्या जिम्मेवारियां सोनिया गांधी जी को दी हैं, और उसका आप कभी एसीसी की लिस्ट निकालना। ऑफिस बेरर की वहां पहला नाम है अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, और दूसरा नाम है पवन बंसल जी कोषाध्यक्ष। ये हमारे लिए गर्व की स्थिति है, ये हमारा मान सम्मान है। एक चंडीगढ़ के एक नेता ने यहाँ मेहनत करके चंडीगढ़ की भी सेवा अच्छी तरह की, और आज पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमें इनके एक इशारे पे, कहते मैं तो यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, इनके साथ भी रहा हूँ, ये भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, इनके बाद मैं अध्यक्ष रहा। लेकिन ऐसी भावना होती कि साथियों, अगर नेता ने ये कह दिया कि जाओ कुएं में जाके छलांग लगा दो, तो हम डरते नहीं थे, कहते लगा देंगे। ये भावना लेके आइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले गया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चावला जी। मैं आप बिल्कुल, चाहे आजमगढ़ की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, कांग्रेस पार्टी आपके लिए न्याय देने के लिए सामने आ रही है, उसका कोई काम नहीं। चाहे वह किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो नौजवान हो, किसी से इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं। ये तो अपने मस्ती में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जो संस्थाएं बनाई थी, वो संस्थाओं को बेचने का काम ये कर रहे हैं। और बेच इसलिए रहे क्योंकि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को अगर चली गई तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं, तुमको कोई आरक्षण देने वाला नहीं। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सरकार की संस्थाएं बेचो और अपने उद्योगपति दोस्तों के हाथ मजबूत करो। ये रवैया यहां के हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अख्तियार किया है। मैं यहां इसलिए आया हूं कि आप लोग यह समझ लें कि आने वाला नगर निगम का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अगर नगर निगम का चुनाव पूरी ताकत के साथ हम लड़ते हैं और जैसा कि चावला जी ने कहा कि उम्मीदवारी एक को ही मिलनी है और बाकी लोग जो बचेंगे उन्होंने उनके साथ खड़ा होना है। और नगर निगम अगर हम पूरी ताकत से अगर जीत लिए तो हम पवन बंसल जी को भी केंद्र में भेज सकेंगे। जो आपके लिए दौड़कर आपके दुख दर्द में आपका साथी बनकर आता है, उसके लिए अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर खुद के लिए भी न लड़ने की आप में कोई लालसा नहीं है, समझ में आएगी। मिट्टी के तेल की बात निकली कि यहाँ के सांसद ने मिट्टी का तेल बंद कर दिया। मिट्टी का तेल तो गरीबों का होता है, उसका खाना भी मिट्टी के तेल के इस पर बनता है। बड़े वादे किए गए थे उज्ज्वला के नाम पर कि हमने इतने सिलेंडर दिए, लेकिन कितने सिलेंडर वापस किए गए इसके बारे में वो कोई नहीं बताता। दूसरी बात, मैं कल किसी हमारे इनकम टैक्स कमिश्नर के घर में गया था और उन्होंने चाय नाश्ते पे बुलाया था मुझे नागपुर में, और सिलेंडर खत्म हो गया घर का और मेरे सामने वो नौकर लेकर सिलेंडर घर के अंदर जाने लगा तो वो महिला कमिश्नर की पत्नी अपने पति से कहती है कि आपने सिलेंडर मंगवाया है, कहीं ऐसा ना हो कि ईडी की धाड़ आपके घर पे गिर जाए। कहने का मतलब वो बता रहे थे कि सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जो ईडी और आईटी के लोग, इनकम टैक्स के लोग जो लोगों के घर पे धाड़ मार रहे हैं, कल सिलेंडर खरीदने वालों के घर पर भी धाड़ मारेंगे। तो क्या ये आप चाहते हो? नहीं चाहते ना। दूसरी बात, राशन की बात इन्होंने कही, डायरेक्ट आपके बैंक के खाते में 199 रुपया डालते हैं, वो भी कभी समय पर आता नहीं। 199 रुपये किस मर्च का कीमत है ये बताइए मुझे। इसमें आदमी महीना भर खाना खा ही नहीं सकता, एक ही दिन में तो खत्म हो जाता है। मुझे याद है कि इन्हीं का नेता जो ब्रिटिशों से उस समय 60 रुपया आमदनी लेता था, जिसे लोग सावरकर कहते हैं, वो ब्रिटिशों से 60 रुपए आमदनी लेता था। आज वो 60 रुपए की कीमत 60 लाख होगी। तो जो गुलामी के लिए पैसे लेता था
वो हमको गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, आप ध्यान में रखिए। और इसीलिए अगर चाहे पानी का टैक्स हो, चाहे मकान का टैक्स हो, जिनको मकान नहीं मिले हुए होंगे उनको मकान अगर चाहिए तो पहले नगर निगम को जिता कर लाइए और फिर बंसल जी को जिता के लाइए, फिर मैं भी देखूंगा कि कैसे तुम्हारे काम नहीं होते। मैं कोई राजकारण करने यहां आया नहीं। बाबा साहब आंबेडकर जी कहते थे कि मैंने इस देश को लोकतंत्र अर्पित किया है, लेकिन ये लोकतंत्र का फायदा अगर हम समाजवाद में अगर लाएंगे और हमारी समाज की परिस्थिति को अगर दुरुस्त करेंगे तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा। और ये बढ़ाने का काम पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी के बाद हमारी दिवंगत नेता इंदिरा जी ने की, हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव जी ने की, और उन्होंने 21वीं सदी में इस देश को ऊंचाई पे पहुंचाया था। आज देश का जीडीपी नीचे गिर रहा है। तो ये तमाम बातों को भाइयों समझो। और मैं चुनाव के पहले इसीलिए आया हूं, चुनाव में भी समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा, लेकिन आपके प्रचार के लिए आऊंगा, बंसल जी के लिए आऊंगा यहां पर। ध्यान रखना, पिछले चुनाव में मैं आया था, लेकिन पिछले चुनाव में आप बढ़ गए थे। अभी मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है कि बटो मत, क्योंकि अंग्रेजों का वही काम था कि आपस में बंटवारा कर ले तब यहां राज करेंगे। तो यहां अगर आपके वोट बढ़ जाएंगे तो राज फिर बीजेपी का आएगा, आपका नहीं आएगा, और फिर आप रोते बैठोगे घर में और वो आंसू पोंछने के लिए भी आदमी नहीं मिलने वाला। आज एक ही आदमी आपका आंसू पोंछते दिखता है, बेहद पवन बंसल जी, दूसरा कोई नहीं दिखता। तो इसलिए उनकी आन बान और शान के लिए आप नगर निगम के चुनाव को अत्यंत गंभीरता से लेंगे और अत्यंत गंभीरता से हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे और इस नगर निगम पर कांग्रेस का झंडा बनाएंगे। यही बात आपसे कहने के लिए नागपुर से यहाँ आया हूं। नागपुर ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखना, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय, वहां से हम जीतते हैं और चौथी दफा जीते हैं। यह वही आरएसएस है, वो कहती है कि दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखो, दलित समाज को नौकरी से वंचित रखो। अगर कोई झूठ कहता होगा तो कभी भी मेरे साथ आके डिबेट कर ले, मैं उनको उन्हीं के गुरु जी की, गोलवलकर गुरु जी की बंच ऑफ थॉट्स किताब दिखाता हूं कि जिसके पहले पन्ने पर ही यही लिखा हुआ। इसलिए अभी तो भी समझ लो भाइयों और बहनों कि हमें आगे क्या आने वाला है काम। मुझे लगता है कि आप अच्छे प्रज्ञावंत है, बुद्धिवंत है, समझदार है, आप में संयम भी है, लेकिन आप में वो मिलिटेंसी भी है, कठोरता भी है। अगर लड़ाई करनी रही तो आपके जैसा लड़ाई दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, ये भी मुझे मालूम है। और इसीलिए यह लड़ाई केवल पवन बंसल जी की नहीं है, केवल चावला जी की नहीं है, तो यह लड़ाई आपकी और हमारी भी है। और इसलिए इस लड़ाई में आप सब साथ रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एससी सेल के चेयरमैन, महाराष्ट्र में एक बहुत अहम पद पर पावर मिनिस्टर श्री नितिन राउत जी, जो आज हमारी इस त्योहार पर खास तौर पे आपसे मिलने यहां पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।
चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला जी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के यहाँ के अध्यक्ष धर्मवीर जी, पंजाब के अध्यक्ष राजकुमार चबेवाल एमएलए जी, सुरेश कुमार जी, बहन रितु चौधरी जी, हमारे एक बहुत हिम्मत वाले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री एच.एस. लकी जी, और यहाँ सभी उपस्थित बहनों भाइयों में दोस्तों, मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से श्री नितिन राव जी का यहाँ आने पर आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आज हमारे बीच में यहाँ आए हैं। एक बार मैंने उनसे वहां जिक्र किया कि चंडीगढ़ में आपको चाहते हैं, उसी वक्त उन्होंने हाँ करके कहा कि जब आप कहेंगे मैं वहां आपके बीच में आऊंगा। आज जब इससे पहले बुड़ैल से फंक्शन से हम आ रहे थे, सुभाष चावला जी और मैं, बहुत हो रही थी, मैं इनसे पूछ रहा था कि फंक्शन का प्रोग्राम का आज क्या होगा, बारिश तो बाहर आपने इंतजाम सब किया, हो नहीं सकता, पता नहीं शायद लोग पहुंचे भी नहीं पहुंचे, बारिश के कारण अपने अपने घरों में रह जाए। लेकिन यहाँ आके देख के ये प्रसन्नता हुई है कि धर्मवीर जी के इस प्रयास के साथ आप लोग उनके इस एक गुजारिश के सब यहाँ पहुंचे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। राव जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही यहाँ के हमारे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए सीटें रिजर्व हुई, उनका पर्ची निकाली गई। 35 में से 7 सीटें रिजर्व हैं दलितों के लिए, उनमें से 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं। और हमें विश्वास है कि हमारे जिस आंकड़ों का हम जिक्र करते हैं कि इतनी सीटें हम जीत के आएंगे, उसमें 7 के साथ हमारी ये रिजर्व सीट कांग्रेस की। मुझे इस बात का विश्वास है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है वो उस वक्त दिखाएगा उनके रिजल्ट क्या आते हैं। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही भगवान वाल्मीकि जयंती हुई। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी तरफ से कईयों से उसके लिए न्योते आए हुए थे। दिल्ली में मुझे आवश्यक कार्यक्रम के लिए रहना पड़ रहा था, मैं यहाँ पहुंच नहीं पाया। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि वो सभी प्रोग्राम आप द्वारा किए सब बहुत कामयाब प्रोग्राम है। और आने वाले इस चुनाव में आज जो मैं कह सकता हूँ, एक हमारी पहली मीटिंग है जिसमें आपने संबोधन किया, आपने उसकी शुरुआत की, आपने शंख बजाया आज मीटिंग के लिए। उसमें भगवान वाल्मीकि का हम पर हाथ रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा और हम निश्चित तौर पर बहुत शानदार जीत के हम विजयी होंगे और यहाँ की कॉर्पोरेशन कांग्रेस के हाथों में होगी। पिछले 5 वर्षों से आप सब उस चीज के भोगी हैं। आप सब रोजाना देखते हैं कि कहाँ हमारे सिविल सर्विसेज की जो हालात होती थी, क्या हमारे तरफ चारों तरफ हुआ पड़ा। इन्होंने हर जगह ऐसे ऐसे कानून बना के, ऐसे ऐसे रूल बना के लोगों पे थोपने की कोशिश की, जिसका नतीजा ही में कुछ नहीं निकला। लेकिन एक क्योटिक हालात देश में, हमारे शहर में जरूर। समय के कारण बहुत बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो बहुत अच्छे ढंग से आप सभी ने पहले बोलते हुए कहा है। मैं तो बस 1-2 बात का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वो है आज के हालात जिनका वो भी कैसे जिक्र हुआ है। अगर कोई रेपुटेशन होगी, वो सिर्फ उस पर बल डालने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एडिंग स्पेसिस टू इट, सिर्फ उसके लिए वो मैं कहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर इस हॉल में है, यहाँ हम इस वक्त बैठे हैं। उन्होंने वो संविधान जो बना के हिंदुस्तान को दिया, वो अपने आप में एक निराला संविधान था। दुनिया भर के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोकतंत्र देशों में जाकर वहां का एक्सचेंज, वहां का सब पूरी स्टडी के बाद, उसके बाद उन्होंने जो चीज अच्छी लगती थी उसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखती तौर में एक डॉक्यूमेंट है, तो एक सबसे अहम कानून जो देश का कहा जाता है, प्रथम कानून वो संविधान होता है, वो हिंदुस्तान का बनाया। और वो एक भविष्य की तरफ, आगे की तरफ देखने वाला एक हमारा संविधान था। उसका भी मैं ज्यादा ब्यौरा नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं
कि उसमें ये बात बिल्कुल जितनी हार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स देखें, सभी के रग में एक बात दौड़ रही थी कि हिंदुस्तान एक न्याय संगत देश होगा, हिंदुस्तान एक वो देश होगा जिसकी राष्ट्रीयता, जिसकी नेशनैलिटी किसी धर्म पे, किसी सोच पे नहीं होगी। वो सोच होगी तो वो सिर्फ ये होगी कि संवैधानिक सोच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल होगा। और शायद आपके बीच में कुछ को मालूम हो, कुछ को शायद नहीं। उस वक्त ये जब संविधान बना था, उस वक्त आरएसएस का एक मुख्य पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा था ये तो मनुस्मृति के विपरीत है, ये तो हिंदुस्तान के कल्चर के, हमारे संस्कृति के विपरीत है। हाँ, विपरीत था, क्योंकि उस वक्त की जो संस्कृति थी, उस वक्त का जो विचार थे, वो लोगों को बांटने वाले थे, वो लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में, क्लासों में बांट देने वाले थे कि ये राज करेंगे, ये सिर्फ सफाई का काम करेंगे। संविधान ने वो सब चीजें दूर की और एक समानता का एक संविधान, एक समानता का माहौल बनाने का हमने इस वक्त काम किया। आज 7 वर्ष से ऊपर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर पर मोदी जी की सरकार का, और इनका सबसे बड़ा प्रयास आज के दिन इस संविधान को खत्म करने का है। जब ये नया भारत कहते हैं, क्या समझते हैं आप? नया भारत क्या मतलब है? ये अपनी वो बातें हमारे में लगा देना चाहते हैं जो एक बड़े संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में सबसे आगे थी, उन्होंने अपना एक जब सेशन होता था उसमें क्या क्या चर्चा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो हिंदुस्तान की रूपरेखा क्या होगी, हिंदुस्तान कैसा देश होगा। उसके बिल्कुल विपरीत आज काम हो रहा है। इस कारण उसको एक नया भारत का एक नाम दे रहे हैं। मेरे से पहले ये कहा गया है, सही है, सुरेश कुमार जी ने कहा था कि हमारी जितनी यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको खिन खिन करके खत्म किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है और जो भी कानून कायदा होता था हिंदुस्तान का, एक आजाद भारत का, उसको समाप्त किया जा रहा है। कांग्रेस ने आज बार बार श्रीमती सोनिया गांधी ने, राहुल जी ने और प्रियंका जी ने इस बात का ऐलान किया और आगे बढ़े हैं कि हमारी अगर हिंदुस्तान की एक जो आइडिया ऑफ इंडिया, इस आइडिया ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का विचार, हिंदुस्तान की सोच जो सही मायने में हमेशा कायम रहेगी, वो थी जिसने इंस्पायर किया था, प्रेरित किया था उस वक्त हमारे फोरफादर्स में, जिनमें से अम्बेडकर जी की तस्वीर में फिर जिक्र कर रहा हूं आज जहां वहां बैठे हैं हमारे, जब इसका जिक्र कर रहे हैं। एक वचनबद्ध, एक सुनिश्चित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आज की सरकार ने जिस चीज को आज तक हिंदुस्तान मान्यता देती रही है उसके विपरीत काम करने लगे। नितिन राउत जी ने एक बहुत दिल को हिला देने वाली एक घटना का जिक्र किया था। कितने कितने उदाहरण ऐसे हैं, कहां कहां छोटे छोटे बच्चियों को, दलित परिवारों के बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनका कत्ल किया जाता है। और यहां तक उसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, एक नौजवान, दलित नौजवान, जिसने अपने पैसे इकट्ठे करके अपनी मेहनत के साथ सोचा कि एक घोड़ी ले लेनी है, घोड़ी खरीद ली, घोड़ी पे सवार हुआ ही नहीं तो उसको काट दिया गया कि तुम ये जुर्रत करते हो कि तुम घोड़ी पे चढ़ रहे हो हमारे गांव में। किस देश में आज हम हैं? विजिलेंटेस एक शब्द है अंग्रेजी का, वो है कि इन्होंने अपनी सेनाएं बना रखी हैं और वो सबसे ज्यादा आगे होके जिस चीज को ये समझते हैं कि हमारी सोच के विपरीत है, उनके साथ कार्रवाई सीधा डायरेक्ट एक्शन इस ढंग का करते हैं कि उनको कहते हैं कि आगे वो सबक सिखा दें, कोई आगे ना बढ़े। आज चुनौती हमारे सामने देश में ये है कि हमने उनका सामना करना, और इसके लिए ये आवश्यक है कि जो ये देश को बांट देने वाला एजेंडा, जो एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन एक बिल्कुल ऊपर से कि जो कह दिया। 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट मिले, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं
दिल्ली में, और मोदी जी वगैरह से भी सीधी बात कर सकते हैं, ऐसे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछ लिया कि मोदी जी, ये थोड़ी पुरानी बात है, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले सुनाई कि आपने अभी तक ये कैबिनेट रीशफल नहीं किया, कब करेंगे? कहते जब सुबह उठ के कभी विचार मन में आएगा शाम को कर देंगे। मतलब आप इसका समझिए कि आज पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाला सिर्फ एक इंसान है। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, इसमें लोकतंत्र का आज गला घोंटा जा रहा है। लोकतंत्र के नाम पर, हम लोगों की वोटों के नाम पर आज देश में एक इंसान का राज हो रहा है, मनमर्जी के साथ हो रहा है। और इसी कारण बाहर के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल वॉच डॉग्स हैं, उन्होंने एक डैम है ऐसी स्विस का एक बड़ी संस्था, उन्होंने हिंदुस्तान को 182 कंट्रीज में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी तो कहा, तानाशाही तो कहा कि वोटों के नाम पे तानाशाही है। उन्होंने हिंदुस्तान को 182 में 144 एक स्थान देके नीचे गिराया। और हम ये कहते रहते हैं हम विश्व गुरु, ये कौन से विश्व गुरु बनने की बात करते हैं जब सभी को साथ लेके नहीं चल सकते? सभी की एक सम्मान का देश के जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते तो ये कैसे? इसलिए आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, निश्चित तौर पे हमें अपने आने वाले चुनाव का जिक्र करना है। मुझे विश्वास है, जैसे लकी जी ने कहा, चावला जी ने कहा, हम बहुत जबरदस्त बढ़िया जीत यहां हासिल करेंगे। क्योंकि इस समय में अगर किसी तरफ भी आप नजर चढ़ा के देखें, हम सभी को पूरे देश भर में और हमारे चंडीगढ़ में क्या मिला है? जो आज हमारी बजट इस वक्त है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से जितनी पारित होती है वो 2014 के मुकाबले में भी कम है। मैं ये आपको कह सकता हूँ, ये दावे के साथ कहता हूँ, जो उस वक्त बजट हमारी तरफ से बनाई गई। इस कारण आज हमारी सड़कों के हालात देखते हैं, आप उसके भोगी हैं, आपके सारा सामने है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी जगह आगे निकलकर और जगह फैलकर जितने आपका और लोगों से वास्ता पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार के दूसरे प्रचार के तरीके हैं उनको आप एक्सपोज करें और एक मजबूती के साथ कांग्रेस की क्या नीतियां रही हैं, कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है, उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। जगह जगह आपके यहाँ के सब जगह बड़े बड़े मोदी साहब के आपको बैनर्स मिलते हैं, मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और एक घड़ी बना दी, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे 100% ही हासिल कर लिया, 100 पे वो सुई जो उसकी जाती है वहां ले गए। असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने जब वैक्सीन हिंदुस्तान में, वैक्सीन दुनिया भर में हिंदुस्तान सबसे पहला देश है, ये आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जो वैक्सीन बनाने वाला देश, जितनी भी बीमारियों की वैक्सीन है, पहले पोलियो सबसे ज्यादा लोगों के लिए खतरनाक चीज बनी हुई थी, सभी के लिए हिंदुस्तान सबसे बड़ा उसका एक उत्पादक रहा है। और जब ये वैक्सीन कोरोना की बनने लगी तो इन्होंने अब बहुत बड़ा नाम बनाना चाहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से आगे निकलना चाहते हैं, उनके नाम को खत्म करना चाहते हैं, दुनिया में उनका नाम था। इन्होंने अपना नाम बनाने के लिए वैक्सीन मैत्री के नाम पर वो वैक्सीन को बाहर भेजना शुरू कर दिया। यहाँ लोग मरते रहे, यहाँ गैस, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर नहीं थे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, और वैक्सीन बाहर जाने लगे। उस वक्त कांग्रेस ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने उस बात का विरोध किया और हमारी शोर के बाद
वो वैक्सीन बाहर जानी बंद हुई। और उसके बाद आज जो एक 100 करोड़ डोजेज की बात करते हैं, उसमें एक बात छुपा रहे हैं, वापसी तो ले रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ क्या गुजरा, कितने लोगों के परिवार समाप्त हो गए, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहे। आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ 22% लोगों को दोनों डोजेज लगे हैं, ज्यादा को नहीं लगे, और 25% लोग वो हैं जिनको अभी एक भी डोज नहीं मिले। तो ये किस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये बात आपको यहाँ उनसे पूछनी होगी। हमारे लिए पेट्रोल का रेट, आज किसके पास वो स्कूटी नहीं होनी बनती। नौजवान बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, बहन भाई काम के लिए निकलते हैं, क्या रेट कर दिए हैं उसने। कांग्रेस के समय ज्यादा से ज्यादा रेट 72 रुपये हुए थे, और आज वो 103-104 रुपये होने का है। उस वक्त क्या क्या ड्रामे किए जा रहे थे हमारे सभी के सामने है, और ये रेट आज क्यों बढ़े, क्योंकि इन्होंने सब उसी दिन से जब से रेट गिरने शुरू हुए थे, अंतरराष्ट्रीय रेट गिरे तो उसके साथ यहाँ हमें सस्ता मिलना तेल शुरू हुआ, उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी शुरू कर। और ये हरदीपपुरी के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा पिछले दिनों में कि तेल के रेट अगर हमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ रही है तो वैक्सीन के लिए, हमें वैक्सीनेशन के लिए ये खर्च की हमें जरूरत है। तो दोनों सवालों को मिलाइए, मुफ्त वैक्सीन और दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि हमें ये पैसा जो इतने वर्षों में 13 लाख करोड़ रुपए थे उनके ऊपर ये हासिल कर चुके हैं, 13 लाख करोड़ रुपए, वो किसके हैं पैसे, देश कौन लेता है। आज के दिन कौन पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता किसी को, तो सब उन गरीब लोगों के सभी से किया है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज के दिन हवाई जहाज का फ्यूल पेट्रोल से सस्ता है। हवाई जहाज का फ्यूल इससे सस्ता है क्योंकि वो एक लॉबी है जो हर वक्त काम करती है। रिजर्वेशन के लिए राहुल जी ने कहा था, एक ऐसी व्यवस्था बनाने लगे हुए हैं कि सब चीजें प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दें और वो शोर मचाते रहे, आपके हमें रिजर्वेशन चाहिए और वो रिजर्वेशन खत्म होती रहे। यहाँ तक कि 150 ट्रेन जो एक हमें जीवन रेखा कहा जाता है देश की, उस जीवन रेखा को भी आज ये प्राइवेट लोगों के हाथों में देने लगे। इसलिए हमें इनकी एक एक नीति का एक पूरे विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ हमें इसका विरोध करना है। आपस में हम बातें बहुत शहर की जो समय समय पे होती रहेंगी, आज तो बस मैं इतना कहते हुए एक बार फिर नितिन राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे मालूम है बहुत व्यस्त है वहाँ, उसके बावजूद भी दिल्ली में हमेशा अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए समय समय पे कुछ जल्दी ही निरंतर तौर पे उसकी मीटिंग्स के लिए आते हैं, लेकिन अपना काम जो एक अहम विभाग है वहाँ महाराष्ट्र में उसको बखूबी चला रहे हैं। उनका मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो हमारे बीच में यहाँ आए, और जो बात चावला जी ने दोहराई थी मैं वही से कहूँगा, किसी वक्त अगले महीने नवंबर तक उसके अखीर में और जब दिसंबर के पहले हफ्ते आपको फिर तकलीफ देंगे एक बार आने की। बहुत बहुत धन्यवाद।